नमस्कार दोस्तों। आज आप सुन रहे हैं मालती जोशी जी की कहानी गोपनीय। नीता की शादी हो रही है। माँ के पत्र का यह अंतिम वाक्य मुझे खींचकर 10 साल पीछे लौटा ले गया। लगा जैसे माँ नहीं, बाबू यह समाचार दे रहे हैं। उत्सुकता से हम पांचों बहनें उनके पास सिमट आई हैं। आटा सने हाथ लिए माँ भी भीतर वाले दरवाजे के पास आ खड़ी हो गई है। सबकी आंखों से उत्कंठा जैसे छलकी पड़ रही है। लेकिन दादी कुछ कहने सुनने दे तब ना। उनका एकालाप शुरू हो गया है। दुनिया भर की लड़कियों के लिए वर मिल जाते हैं, एक इन्हीं देवियों के लिए कोई घर नहीं जुट पाता। जिनकी एक दो हैं वे भी बेचारे दौड़ भाग करते हैं। इनकी 5 हैं, फिर भी चैन की नींद सो रहे हैं। कॉलेज पढ़ा रहे हैं, जैसे कलेक्टर बनकर इन्हीं का घर भर देंगी। मोहल्ले टोले में किसी की शादी हो, दादी का 5 का पहाड़ा शुरू हो जाता है। माँ बेचारी असहाय सी सब कुछ सुनती रहती। इतनी सारी कन्याओं को जन्म देने का अपराध तो उन्होंने किया ही था। पति की अकर्मण्यता का दोष भी उनके ही सर मढ़ा जाता। उस अपमान, उस तिरस्कार में हमारा भी हिस्सा होता। जितनी देर संभव होता हम लोग सुनती और फिर सीधे बाहर की राह लेती। मैं तो सीधी भागती ताऊ जी की कोठी की ओर। घर के उस कलहपूर्ण वातावरण की तुलना में मुझे ताऊ जी का घर स्वर्ग लगता। मुझ पर दादी की विशेष कृपा थी। दिन भर कहती, महारानी अपने साथ पूरी फौज ले आई है। वेदना के घूंट पीकर रह जाती मैं। इन 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है। दिन भर कोसती रहने वाली दादी हमेशा के लिए मौन हो गई हैं। अपमान और तिरस्कार की यह कहानी भी पुरानी हो गई है। अभाव और घुटन का वह साम्राज्य भी अब नहीं रहा। वैभव के इस शिखर पर बैठी हुई मैं सबका स्नेह, आदर, मान बटोर रही हूँ। फिर भी मन हुआ दौड़कर ताऊ जी के घर चली जाऊं। दीदी के गले में बाहें डालकर मुंह फुलाकर कहूँ, चुपके चुपके सगाई कराई दीदी, हमें बता देती तो क्या हम चुरा लेते आपके उनको। एक अजीब से आवेग से बेचैन हो उठी मैं। माँ के पत्र को वहीं फेंककर माँ जी के सामने जा खड़ी हुई। माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए घर हो आऊं। वे पूजा घर में चटाई पर बैठी रामायण पढ़ रही थी। चश्मा उतारकर कुछ देर मुझे देखती रही, फिर स्नेहिल स्वर में बोली, क्यों बेटे, माँ बाबूजी सब लोग ठीक? वे तो सब ठीक ठाक हैं माँ जी, बस मुझे ही माँ की याद आ रही है। जरूर हो आओ बेटे, मैं आज ही नकुल से रिजर्वेशन के लिए कह दूंगी। कमरे में लौटते हुए माँ जी के प्रति कृतज्ञता से मेरा मन भर उठा। छोटा देवर नकुल अगले हफ्ते ही अमेरिका जाने को था। मंझली देवरानी के पूरे दिन चल रहे थे। बड़ी ननद अपनी लड़की के साथ घर वर की तलाश में आई हुई थी। मेरे अपने सौरभ सौमित्र की परीक्षाएं सिर पर थी, पर माँ जी ने किसी बात का उल्लेख तक नहीं किया। सच, जन्म जन्मांतर के लिए वही पति पाने के लिए तो हिंदू शास्त्र में 20 व्रत हैं। सास के लिए ऐसा कोई व्रत ना हुआ, नहीं तो मैं उसे जरूर करती। कुछ समय बाद मुझे स्वयं ही अपना यह प्रस्ताव बड़ा हास्यास्पद सा लगा, पर रात के खाने के समय माँ जी ने बाकायदा अनाउंसमेंट ही कर दिया। अब पीछे लौटने का कोई चारा ही न रहा। रात इन्होंने पूछा, यह एकाएक घर जाने का प्लान कैसे बन गया? आप कहें तो ना जाऊं, मैं बोली। अरे ना बाबा, अम्मा जी की पेशी में खड़े होने की ताप किसमें है? इन्होंने हंसते हुए कहा। मेरा मन जैसे जिद कर बैठा। उनकी चिंता छोड़िए, उन्हें मैं संभाल लूँगी, पर आप अगर नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊँगी। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। जरूर हो आओ एक बार तुम। मेरे ख्याल से निरुपमा की शादी के बाद गई भी नहीं तुम। 4 साल तो हो गए।
मेरा अंतर्मन बार बार सिर पटकता रह गया कि एक बार तो अपना अधिकार जताओ मुझ पर, एक बार तो रोक लो मुझे। पर वे तो अपनी तरफ से सारे प्रसंग को समाप्त करके सो गए थे। आहत सी, अपमानित सी, असहाय बैठी मैं उनकी निद्रित आकृति को देखती रही। एक आसुरी इच्छा मन में उठी कि उन्हें अभी जगाकर बताऊं कि मैं नीता दीदी की शादी में जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उस चेहरे पर जो धूप छां का खेल होता, उसे मैं देखना चाहती थी। लेकिन अपनी उत्कट इच्छा को वैसे ही दबाए मैं मूर्तिवत बैठी रही। उस प्रतिक्रिया को झेलने का साहस मुझ में भी कहाँ था। नहीं तो इतने सालों तक उस नाम से परहेज क्यों करती रही मैं। अपने गंभीर स्वभाव के कारण माँ जी ने मुझसे कुरेद कर कुछ नहीं पूछा, पर उनकी धारणा थी कि मेरे माता पिता किसी अकथनीय विपत्ति में फंस गए हैं। इसीलिए मैं इतनी अधीरता से उन्हें मिलने जा रही हूँ। वह मुंह से कुछ नहीं बोली, पर उनकी संवेदना, उनका ममतत्व हर कृति में छलक पड़ता था। तीनों बच्चों को उन्होंने जिद करके अपने पास रोक लिया था। छोटी सौदामिनी को भी चलते समय जब उनके पांव छू रही थी तो उन्होंने मुझे अंक में भर लिया और वत्सल स्वर में कहा, देखो बेटे, कोई ऐसी वैसी बात हो, किसी प्रकार की कोई बात हो तो मुझे पत्र देना, संकोच मत करना। कृतज्ञता से उस समय मेरी आंखें भर आई थी। स्टेशन पर इनके आने की बात थी, पर हमेशा की तरह कोई इमरजेंसी आ गई थी और ये नहीं आ पाए थे। नकुल ही तीनों बच्चों के साथ मुझे छोड़ने आए थे। दोनों बेटों को छोड़कर जाने का यह पहला अवसर नहीं था, पर नन्ही मीनी को छोड़ते समय मन बड़ा वैसा हो रहा था। लेकिन वह शैतान बड़ी मस्त थी। चाचा की गोद में बैठी मज़े से मुझे टाटा कर रही थी। नकुल ने उसे हवाई जहाज का लालच दे रखा था। गाड़ी ने सीटी दी और लगा इतनी देर से प्रयत्नपूर्वक रोके हुए आंसू अब लुढ़क ही पड़ेंगे। बड़ी देर तक खिड़की से बाहर मुंह निकालकर अपने आंसू सुखाती रही, छिपाती रही। दिल्ली जब आंखों से बिल्कुल ओझल हो गई, तब मैंने भीतर अपने सहयात्रियों पर दृष्टिपात किया। सामने वाली सीट पर दो माँ बेटी बैठी हुई थी। बिटिया के हाथ में बुनाई थी। मार्च के महीने में बुनाई करते हुए हाथ कितने अजीब लगते हैं। अभी अभी नकुल के लिए और कुमुद देवरानी के होने वाले बच्चे के लिए दर्जनों स्वेटर बुन चुकी थी। अगले 6 महीनों तक सलाइयाँ न उठाने का प्रण कर लिया था मैंने। फिर भी पैटर्न देखने का मोह संवरण न कर सकी। अध बुने पल्ले को हाथ में लेकर बड़ी देर तक उलट पलट कर देखती रही। पैटर्न दिमाग में उतारती रही। लौटाते हुए औपचारिकतावश पूछ लिया, किसका बुन रही हैं? उत्तर में उस लड़की के गाल सुर्ख हो उठे। माँ एक निश्चल सी हंसी हंस दी। बस, फिर कुछ पूछना शेष ना रहा। ये इतने सारे गुलाब कहाँ से उग आते हैं? नीता दीदी को सगाई के बाद पहली बार देखा था, तब यही प्रश्न मन में बार बार उठा था। मुझसे 4 साल बड़ी थी दीदी। परस्पर प्रगाढ़ स्नेह के बावजूद हम लोगों में एक अव्यक्त दूरी थी जो हमें छोटा और बड़ा बनाए रखती थी। लेकिन सगाई के बाद जैसे सब कुछ उल्टा हो गया था। दीदी अचानक कई साल नीचे उतर आई थी। उस दिन उनके गले में बाहें डालकर मुंह फुलाते हुए मैंने कहा था, चुपके चुपके सगाई कराई दीदी, हमें बताया भी नहीं। बता देती तो क्या हम चुरा लेते आपके उनको? दीदी एकदम हंस दी थी, एक सलज्ज हंसी। उनका चेहरा रक्तवर्णी आभा से दमक उठा था। अरे, सब कुछ इतनी जल्दी तय हो गया, मुझे भी तो पता नहीं चला। तुम्हें क्या बताती? दीदी ने कहा, पर मेरा ध्यान उनकी बातों में कहाँ था। मैं तो एकटक उनके चेहरे को देख रही थी। ये दीदी एकाएक इतनी सुंदर सी क्यों लग रही है, और कितनी छोटी भी। उनका लिहाज करने की ज़रूरत ही ना हो जैसे।
फ़ोटो दिखाइए, मैंने मचल कर कहा। मेरे पास कहाँ है, उन्होंने कहा, पर कहते हुए उनका स्वर कांप गया था। बनिए मत, मैंने रोब डालते हुए कहा, नहीं तो हम आपके सामान की तलाशी ले डालेंगे। शैतान, उन्होंने मेरे कान मरोड़ते हुए कहा और अपने सूटकेस में से एक लिफाफा ले आई। ले देख। मैंने फ़ोटो निकालकर जो देखा तो देखती रह गई। खूब सुंदर है ना, मैंने अभिभूत होकर कहा। फ़ोटो कुछ भी नहीं है, दीदी ने बताया। अच्छा, करते क्या हैं? डॉक्टर हैं, एमएस हैं। आश्चर्य से एक सीटी सी मुंह से निकल गई। दीदी ने फिर एक धौल पीठ पर जमाते हुए कहा, शैतान, अच्छा, अब कान पकड़ लिए, बिल्कुल शरीफ बच्चों की तरह बैठ जाती हूँ मैं। सिरे से सब सुनाइए। क्या? उन्होंने भोले अंदाज में कहा। मतलब यही, अपनी दिल्ली विजय की कहानी सुनाइए। उन्होंने फिर एक बार मारने के लिए हाथ उठाया और हंस पड़ी। बहुत बदतमीज होती जा रही हैं। मैं कुछ नहीं बोली, भोला सा मुंह बनाकर चुप बैठी रही। मेरी उत्सुक आंखों को वे ज़्यादा देर तक अनदेखा ना कर सकी। कुछ पल झिझकी और फिर स्वयं ही सब कुछ बता गई। ताऊ जी तो सिर्फ उन्हें दिखाने भर के लिए दिल्ली ले गए थे। बहुत बड़ा परिवार था, सभी लोग देखना चाहते थे। घर की सबसे बड़ी बहू जो पसंद करनी थी। दीदी को देखते ही ऐसे लट्टू हुए सब लोग कि बस शगुन करके ही लौटना पड़ा। इतने लोग घर में हैं अन्नू कि मैं तो घबरा गई। 3 तो ननंदे हैं, सब की सब मुझे घेर कर बैठ जाती। इतने ही देवर हैं, मुझे तो सबके नाम भी याद नहीं हो पाए। डर लगता है रे, कैसे निभा पाऊंगी। यहाँ तो एकदम अकेले रहने की आदत पड़ी हुई है। दीदी के स्वर में सचमुच चिंता थी। लोग बाग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, माँ जी तो इतनी अच्छी। मेरा मतलब था, वह कैसे हैं, हमारे जीजाजी? फोटो दिखाई तो थी अभी। फोटो की बात और है, यह बताइए फोटो के बाहर कैसे हैं? अन्नू, तुम बहुत नालायक होती जा रही हो। बड़ी बहन हूँ, कुछ तो लिहाज करो। भविष्य में अवश्य ध्यान रखेंगे। फिलहाल यह बताइए, क्या सचमुच आपसे कोई बात नहीं हुई? मैं डांट खाने के लिए एकदम तैयार बैठी थी। दीदी को छेड़ने में मुझे मज़ा आ रहा था। मैं हैरान थी कि मेरे इस प्रश्न पर वे जरा भी नाराज नहीं हुई। उनका चेहरा एकाएक सौम्य हो आया। पलंग की चादर को उंगलियों में लपेटते हुए वे धीरे से बोली, बस एक बार हुई थी। सच? हम लोगों को उसी दिन आना था। सुबह मेरी बहुत जल्दी आँख खुल गई थी। सच तो यह है, खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई थी। अपने कमरे की खिड़की से मैंने झांक कर देखा। सुबह बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं धीरे से नीचे उतरकर बगीचे में चली आई। सारा लॉन ओस में नहाया हुआ था। नंगे पैरों उस पर चलना बहुत सुखद लग रहा था। फिर मैंने अधीरता से पूछा। मुझे उनकी बातों में किसी उपन्यास का सा मज़ा आ रहा था। लॉन में घूमते हुए मेरी आंखें एक बड़े से पीले गुलाब पर अटक गई। उसे धीरे से तोड़कर मैं अपने बालों में लगाने जा रही थी कि किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। हाय राम! मैंने मुड़कर देखा। श्रीमान जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्या उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी? मैंने शरारत से पूछा। पर दीदी का ध्यान मेरी ओर नहीं था। वे अपनी ही रो में कहे जा रही थी। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा तो उनकी पकड़ और मजबूत होती गई। रोबीली आवाज में बोले, थोड़ा सब्र कीजिए देवी जी, बगीचे पर अभी से अपना अधिकार न जताइए। मेरा चेहरा तो रुआंसा हो आया। तब हंसकर बोले, फूल क्या अपने हाथों से लगाया जाता है? फिर हम किस लिए हैं? फिर
फिर बस मेरे हाथों से वह गुलाब लेकर उन्होंने खुद मेरी वेणी में टाँक दिया और फिर वहीं खड़े हुए देर तक उसे सूंघते रहे। फिर फिर क्या? कोई कहानी सुना रही हूँ क्या मैं? दीदी ने डपट कर कहा। पर उनका चेहरा इतना लाल हो आया, इतना लाल। ये इतने सारे गुलाब कहाँ से उगाते हैं? दीदी के गालों के गुलाब क्या अब भी उतने ही ताजे होंगे? इन 10 वर्षों में दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है। पर दीदी, मैं स्वयं 3 बच्चों की माँ बन गई हूँ। पर दीदी अभी वहीं उसी पहली सीढ़ी पर खड़ी हैं। माँ ने लिखा तो है, नीता की शादी हो रही है। क्या इस बार भी ताऊजी आकर माँ को लिवा ले गए होंगे? शायद नहीं। फिर भंडार घर की चाबी किसके पास होगी? पास पड़ोस की, नाते रिश्ते की स्त्रियों को कौन इकट्ठा करता होगा? पंडित जी को कुलाचार कौन समझाता होगा? गहनों कपड़ों की साज संभाल किसके जिम्मे होगी? काम काज से थका हारा निखिल किसकी गोद में आकर लेटता होगा? दीदी के लिए रोज बटना कौन बनाता होगा? बार बार विह्वल होकर दीदी किससे कहती होंगी, चाची मुझे बस पापा की चिंता है। निखिल तो जब मन आएगा तुम्हारे यहाँ जाकर खा लेगा। पर पापा का क्या होगा? साल दर साल राम सिंह के हाथ का खाना कैसे खा पाएंगे वे? तो निखिल की शादी कर दो ना, सीधा सा उपाय है। मैं चीहूक उठी। दूसरे ही क्षण मुझे होश आ गया कि ऐसी बातें कहने सुनने के दिन अब नहीं रहे। और अब अगर कह भी दूं तो निखिल मुझे मारने को नहीं दौड़ेगा। मेरी चुटिया खींचकर मुझे रुलाएगा भी नहीं। इस बार वह सचमुच शादी कर रहा है। माँ ने लिखा है, वह लड़का भीष्म प्रतिज्ञा करके बैठ गया था। रिश्ते पर रिश्ते आ रहे थे और उसकी एक ही रट थी, पहले दीदी। हार कर दीदी को अपना निश्चय त्यागना ही पड़ा। माँ ने लिखा है कि निखिल के ससुराल वालों ने ही यह रिश्ता पक्का किया है। लड़का वकील है, काफ़ी संपन्न घर है और पहली के 2 लड़के भी हैं। और इसी शादी की बधाई देने के लिए मैं दौड़ी जा रही थी। मन हुआ अगले स्टेशन पर ही उतर पड़ूं और वापस लौट जाऊं। सास बेचारी इतनी अच्छी है कि उन्होंने ना तब कुछ पूछा था, ना अब पूछेंगी। मैंने जब सफ़र में किसी साथी के लिए अनिच्छा दिखाई तो उन्होंने बच्चों तक को अपने पास रोक लिया। अब अगर अचानक लौट जाऊंगी तो वे घर भर को ताकीद कर देंगी कि मुझसे कुछ ना पूछे। सामने वाले बर्थ की सवारियां जब ग्वालियर से उतर गई तब मुझे उस भरे हुए कंपार्टमेंट में भी बेहद अकेलापन महसूस होने लगा। हम लोगों की बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई थी, खासकर भावी दुल्हन से। माँ भी बहुत हंसमुख थी और बहुत ही मधुरभाषी भी। वे कहीं हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर थी। वे बड़े विस्तार से मुझे बताती रहीं कि अपनी एकमात्र कन्या के विवाह के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले, कहाँ कहाँ जूते चटकाए, कैसे कैसे दहेज का सामान जुटाया। चलिए, आपकी मेहनत सफल हो गई, मैं कहती। नहीं जी, एक बार सब ठीक ठाक से निपट जाए, ये खुशी खुशी विदा हो जाए, तभी मुझे चैन आएगा। बार बार बस यही कहती रही वे। हिंदुस्तानी लड़की के माँ बाप बेचारे सचमुच बहुत तनाव में जीते हैं। हर क्षण उनका मन जैसे सुई की नोक पर रखा रहता है। एक बार लड़की ठीक से विदा हो जाए, बस यही उनका मंत्र जाप रहता है। उस बार ताऊ जी घर आए थे तो कुछ ऐसी ही बात तो उन्होंने कही थी। चाची, 4 दिन बहू के हाथों घर सौंपकर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। घर में लड़की की शादी है, तुम्हारे सिवा वहाँ देखने वाला कौन है? मैं वादा करता हूँ कि एक दिन भी तुम्हें ज़्यादा नहीं रोकूंगा। नीता एक बार विदा हो जाए बस। दादी लेकिन टस से मस नहीं हुई। जेठानी के घर में पाँव न देने की कसम उनकी बहुत पुरानी थी। अब ना तो जेठानी थी, ना वह घर।
उसे बेचकर ताऊजी ने कब से यह बंगला बनवा लिया था, पर दादी की कसम, उनकी जिद अपनी जगह कायम थी। ताऊजी कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे, पर वे निर्लिप्त भाव से बैठी छालियां कतरती रही। भारी कदमों से वे लौट पड़े। देखा, दरवाजे के पास सिर झुकाए माँ खड़ी है। मैं चल रही हूँ, उन्होंने धीरे से कहा, और मुझे लेकर गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गईं। विस्मय और क्रोध से दादी देखती रह गईं, कुछ कह नहीं पाई। बंगले में पहुंचते ही ताऊजी ने कहा, नीता, मेरी चाची तो नहीं आई, पर तेरी चाची ने मुझे एक बहुत बड़े बोझ से उबार लिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। उनकी बातें सुनकर माँ बेचारी तो संकोच से गड़ ही गई। दीदी और निखिल तो इतने खुश थे कि माँ से झूल ही गए। दादी के आगमन की आशंका से दोनों आतंकित थे। माँ को देखा, प्रसन्न हो उठे। पिछली पीढ़ी के जो भी मतभेद रहे हो, उन्हें कुरेदना माँ को कभी अच्छा नहीं लगा। इन मातृविहीन बच्चों पर तो उनकी विशेष ममता थी। हम सब बहनों का बचपन में यही काम था कि दादी से छिपाकर कभी कोई चीज़ वहाँ भेजी जा रही है या उन्हें घर बुलाया जा रहा है। ताऊ जी का वह आलीशान बंगला, वह खूबसूरत बगीचा, वे करीने से सजे कमरे, वह काली चमचमाती मोटर कार, वह नौकरों का हुजूम, अभाव में पले हमारे मन उस वैभव से अभिभूत हो जाते थे। कोई सड़ी सी चीज़ पीतल के डिब्बे में रखकर वहाँ ले जाते बड़ी शर्म आती थी। लेकिन ये दोनों भाई बहन जिस चाव से वे घरेलू पकवान खाते थे, उसे देखकर आश्चर्य होता था। लौटकर माँ को यह सब बताना बहुत अच्छा लगता था। माँ की आंखों में तब एक परितृप्ति झलक आती थी। अपनी ममतामयी प्रसन्न वंदना माँ से ही हमें यह संस्कार मिला था कि ताऊ जी की संपन्नता से कभी ईर्ष्या नहीं हुई। ना अपने अभावों की गाथा हमने कभी कहीं सुनाई। ताऊ जी की कोठी पर माँ पहली बार आई थी, पर आते ही बड़ी सहजता से उन्होंने सारा भार संभाल लिया। दरअसल पिछले कई दिनों से उन्हें यहाँ की चिंताएं खाए जा रही थी। बार बार कहती, पता नहीं वहाँ कैसे क्या हो रहा होगा, घर का कोई देखने वाला तो है नहीं, तो तुम चली जाओ ना। बाबू मजाक में कहते। चली तो जाऊं, पर माँ कनखियों से दादी को देखती और चुप हो जाती। लेकिन उस दिन जब ताऊजी स्वयं निमंत्रण लेकर पहुंच गए तो सारी दुविधा समाप्त हो गई। वे निशंक भाव से कोठी में चली आई और इस अंदाज में सारा कामकाज संभाल लिया जैसे 10-20 लड़कियां बहाने का अनुभव हो। बारात जिस दिन आई, कस्बे की चर्चा का विषय बन गई। अब तक तो दीदी के दहेज की, बंगले की सजावट की, पार्टी के इंतजाम की प्रशंसा कर रहे थे। अब ये सारी चर्चाएं फीकी पड़ गई। वर का रूप रंग अब प्रशंसा बटोर रहा था। उन लोगों का वैभव देखने वालों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था। पूरी एयर कंडीशन बस थी, 2 इम्पाला गाड़ियां थी, एक मिनी बस तो सिर्फ बैंड वालों के लिए थी। जो भी जनवासे से लौटता किसी न किसी चीज़ की तारीफ करते हुए ही आता। नाते रिश्ते की स्त्रियां उत्सुकता से चढ़ावे की राह देख रही थी। ताऊ जी ने दीदी को दिल खोलकर सामान दिया था। कपड़ों और गहनों पर आंखें ठहरती नहीं थी और औरतों में शर्त लगी थी कि चढ़ावे का सामान इससे सवाया ही आएगा। शाम 5 बजे से ही हमने दीदी को जयमाल के लिए सजाना प्रारंभ कर दिया। हम पांचों बहनें तो थी ही, साथ में उनकी कॉलेज की सहेलियां भी थी। वैसे ईश्वर ने उन्हें इतना रूप देकर भेजा था कि अलग से सजने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम लोग तो अपना शौक़ पूरा कर रही थी। कमरे में अच्छा खासा हुड़दंग मचा हुआ था। न पास बैठी बड़ी बूढ़ियों का मान था, न बगल वाले कमरे में बैठे ताऊ जी का। बेचारे अभी अभी जनवासे से लौटे थे और कमरे में कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। शाम 6 बजे एक बड़ी सी कार फाटक पर आ रुकी।
चारों ओर शोर सा मच गया। बड़े डॉक्टर साहब आए हैं, वर के पिताजी आए हैं। खलबली सी घर में व्याप गई। हर कोई स्वागत के लिए दौड़ पड़ा। हम लोग भी दीदी के बालों को वैसे ही बेतरतीब छोड़कर दरवाजे में आ खड़ी हो गई। स्वागत के लिए जुड़ आई भीड़ को अनदेखा करते हुए समधी जी दनादन सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गए। उनका मूड उखड़ा हुआ था और वे बराबर एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, मेजर साहब कहाँ हैं? सबको जैसे सांप सूंघ गया। क्या हो गया? क्या किसी ने कुछ कह दिया? क्या प्रबंध में कुछ कमी रह गई? खबर पाकर ताऊजी भी बदहवास से कमरे से निकले। चढ़ाव के सिरे पर ही दोनों की मुठभेड़ हो गई। आपने नाहक कष्ट किया डॉक्टर साहब, खबर भेज दी होती, मैं स्वयं हाजिर हो जाता। ताऊजी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा। मेजर साहब, मैं निवेदिता के मामा से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने गर्जना की। मामा? उसके तो कोई मामा नहीं है। तो मौसी से मिलवा दीजिए। नाना पक्ष का दूर पास का कोई रिश्तेदार हो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, नीतू की ननिहाल में कोई नहीं है। ताऊ जी ने अजीब सी घुटी घुटी आवाज में कहा। कोई नहीं है? देन आई एम सॉरी मेजर साहब, यह शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्या कह रहे हैं आप? घबराहट और उत्तेजना के कारण ताऊ जी का स्वर कांप रहा था। मामा या मौसी के ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। किसी से मिले बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि आप निवेदिता की माँ को किस कूड़ेदान से उठाकर लाए थे? संभाल कर बात कीजिए श्रीमान। पता नहीं कहाँ से निखिल एकदम फुफकारता हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। उसका आवेश देखकर तो एक बारगी वे भी डर गए। ताऊ जी ने जबरन निखिल को पीछे खींच लिया। तब कहीं उन्हें दोबारा साहस बंधा। कड़क कर बोले, सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। बरखुरदार खरा सोना है मेरा बेटा, घूरे पर फेंक देने के लिए नहीं है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। आस्तीन चढ़ाते हुए निखिल को मजबूती से पकड़ते हुए ताऊ जी ने कहा और उसे साथ में खींचते हुए कमरे में चले गए। डॉक्टर साहब उसी रोब-दाब से जीना उतरने लगे। हम सब चित्र लिखे से खड़े हुए सारा तमाशा देख रहे थे। तभी देखा निखिल ताऊ जी की गिरफ्त से छूटकर आ गया है और ऊपर से चिल्लाकर कह रहा है, सुनिए श्रीमान जी, भविष्य में जब किसी भले आदमी के दरवाजे बारात लेकर जाइएगा, उसकी 7 पुश्तों की खोजबीन पहले से कर लीजिएगा। वैसे मुझे शक है कि कोई भला आदमी अब आपको अपने दरवाजे खड़ा करेगा। डॉक्टर साहब तेजी से पलटे और तमक कर बोले, आई टेक इट इज ए चैलेंज यंग मैन। इस शहर में बारात लेकर आया हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा, लड़का ब्याह कर ही जाऊंगा। पल भर में मंडप की रौनक भयानक स्तब्धता में बदल गई। जो लोग बिल्कुल अपने थे उन्हें छोड़कर सभी चले गए। जितने मुंह उतनी बातें होती रही। निखिल आदि कभी ननिहाल नहीं जाते थे, यह हमें मालूम था। वहाँ से कभी कोई आता भी नहीं था, पर इस बात को लेकर हमें कभी कौतूहल नहीं हुआ। घर बाहर कभी कभार चर्चा होती थी। उससे जान लिया था कि ताऊ जी की लव मैरिज थी। दीदी की माँ को उसके लिए अपना घर छोड़ना पड़ा था। लौट कर वे कभी वहाँ गई ही नहीं। लेकिन इस साधारण सी बात के पीछे इतना बड़ा रहस्य होगा, कभी सोचा भी नहीं था। ताई जी को हमने कभी नहीं देखा। रिटायर होकर ताऊ जी यहाँ आए तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनका बड़ा सा फोटो दीदी के कमरे में टंगा था। दीदी नियम से उन्हें फूल चढ़ाती, सुबह शाम अगरबत्ती जलाती और मत्था टेकती। हर साल श्रावण शुद्ध त्रयोदशी को उनका श्राद्ध संपन्न होता। इससे आगे कभी सोचा ही नहीं। पता नहीं कौन उनका पूर्व चरित्र ढूंढ लाया था। यदि वह वर पक्ष को इतना ही शुभचिंतक था तो पहले ही खबर कर देता। यूँ रंग में भंग करने की क्या जरूरत थी।
या ताऊ जी का अपमान ही मुख्य उद्देश्य था। सारी रात इन्हीं विचारों की उधेड़ बून में हम दीदी को घेरे बैठे रहे। माँ की गोद में सिर रखे वे निस्पंद पड़ी रही। 7 चोटियाँ वाला उनका जूड़ा अधूरा रह गया था और उनकी घनी केश राशि उनके मुख पर फैली हुई थी। हाथों की बारीक मेहंदी आँखों में चुभ रही थी। कल सारी रात जागकर मैं और निम्मी इसे मांडते रहे थे। पता था आज की रात भी जागना होगा, पर इस तरह यह भयानक काल रात्रि राम राम करके बीती। पर सुबह भी उतनी ही उदास थी। सुबह केटली में चाय लेकर निखिल आया और बोला, चाची तुम अपने हाथों से दीदी को कुछ खिला पिला दो हमारी तो वे। माँ ने उसे धीरे से चुप रहने का इशारा किया। वह बौखलाया सा कुछ देर तक देखता रहा, फिर माँ के कंधों पर सिर रखकर सिसक पड़ा। पिछले कुछ दिनों से उसके आंसू थमते नहीं थे। घर पर तो वह दीदी और ताऊ जी के सामने जब्त कर जाता था, पर हमारे यहाँ माँ के सामने पड़ते ही उसका बांध टूट जाता था। अपनी माँ की मृत्यु के समय दीदी काफ़ी बड़ी थी। अपना दुख पीकर उन्होंने ही नन्हे निखिल को छाती से लगाया था। इसीलिए दीदी के वियोग की कल्पना उसे असहन लगती थी। यहाँ आने के बाद से दीदी की पंक्ति में माँ भी आकर बैठ गई थी। जब तब लाड़ दुलार पाने के लिए वह घर पर आ धमकता था। घर पर 3600 व्यंजन बनते रहते, पर उसे हमारी धुआंती रसोई में पटरे पर बैठकर माँ के हाथ की बनी दाल रोटी खाने में ज़्यादा आनंद आता था। उसे खिलाते हुए माँ की आंखों से वात्सल्य जैसे छलका पड़ता था। कभी कभी तो उससे ईर्ष्या होने लगती थी। दोनों हाथों से दोनों भाई बहन को थपथपाती हुई माँ उस समय भी वात्सल्य की प्रतिमूर्ति लग रही थी। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा। सड़क रोज की तरह शोर शराबे में डूब गई। नीचे ताऊ जी के कंपाउंड से भी कुर्सियाँ, टेबल, तंबू, क्रॉकरी आदि यथा स्थान पहुँचाने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। उस हड़बोंग में कल का सा उत्साह नहीं था, पर शोर तो था ही। लेकिन दीदी के कमरे में वीरानगी का वही आलम था। इतने लोगों के होते हुए भी कमरा एकदम निशब्द था। सहसा एक छाया सी दरवाजे पर पड़ी। चौंक कर देखा, ताऊ जी थे। रात भर में ही जैसे किसी ने उनका सारा रक्त सोख लिया था। उन्हें देखते ही माँ ने सिर का पल्ला ठीक किया, पर वे कमरे में नहीं आए। बाहर से ही उन्होंने आवाज़ दी, निम्मो, माँ से कहो गाड़ी तैयार है, तुम लोग अपना सामान समेट लो। निम्मो, कह दे हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है। नीतू को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहू, ताऊ जी ठीक दरवाजे में आकर खड़े हो गए। घर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, बुलावा आया है। क्यों, सब खैरियत तो है? सहसा आशंकित हो उठी माँ। शायद वृद्धा दादी का चेहरा उनकी आंखों के सामने तैर गया। जैसा भी है जाकर खुद ही देख लेना, उन्होंने कहा और लौट गए। जाते जाते बस इतना कहा, तैयार हो जाओ तो बता देना, निम्मो, कमल सिंह छोड़ आएगा। उस स्वर में इतनी तलखी, इतनी उपेक्षा थी कि प्रतिवाद करने का प्रश्न ही नहीं था। फिर भी माँ ने साहस बटोर कर पूछा, अन्नू को छोड़ जाऊं यहाँ? ताऊ जी ने शायद सुना नहीं या सुनकर अनसुना कर गए। कोई उत्तर नहीं मिला। अपमान से तिल मिला उठी मैं। असमंजस में पड़ी माँ को वहीं छोड़कर गाड़ी में आकर बैठ गई। ड्राइवर की सीट पर निखिल बैठा था, गुमसुम सा। बात करने के मूड में भी नहीं थी मैं। चुपचाप बाहर का नज़ारा देखती रही। ताऊ जी एक ट्रक लदवा रहे थे। नया सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, पलंग। हे भगवान, इतनी भी क्या जल्दी थी? सामान 2-4 दिन बाद भी तो लौट सकता था, और लौटाना ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं था। ताऊ जी ने क्या तय कर लिया है कि अब दीदी की शादी कभी नहीं होगी? सब लोग आकर बैठ गए तो निखिल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
ताऊ जी ने मुड़कर देखा और रुकने का इशारा किया। वे खिड़की के पास आकर खड़े हो गए और बोले, बहू, बहुत जल्दी में सब कुछ तय हुआ है। गोविंद शायद ठीक से तैयारी नहीं कर पाया होगा, इसीलिए सामान भेज रहा हूँ। तुम कोई दुर्भावना मन में ना लाना। अन्नू भी मेरी बेटी ही है। और इससे पहले कि हम कुछ समझे, कुछ कहें, गाड़ी चल पड़ी थी। सिर पर क्षण भर को रखा हुआ उनका थरथराता हाथ, चश्मे के भीतर से झांकती उनकी डबडबाई आंखें सारे रास्ते भर मेरा पीछा करती रही और मैं पत्थर बनी बैठी रही। गाड़ी घर के पिछवाड़े आकर रुकी। शायद वैसे ही निर्देश रहे होंगे। फिर भी कई जोड़ी तमाशबिन आंखें आसपास की खिड़कियों पर नत्थी हो गई थी। सब लोग चुपचाप उतर गए। मैं उतरने लगी तो निखिल ने कहा, अन्नू दीदी। इतनी देर बाद यह पहला शब्द उसके मुंह से फूटा था। मैंने प्रश्नार्थक दृष्टि से उसकी ओर देखा। स्टीयरिंग पर सिर टिकाए वह पता नहीं कहाँ देख रहा था। उसी तरह बैठे हुए उसने कहा, दीदी, अब तक तो यही सुना था कि लड़कियां गूंगी गाय की तरह होती हैं, जिसके साथ बांध दो चली जाती हैं। यह पहली बार देखा कि लड़के भी बुद्धू बैल की तरह होते हैं, हर किसी खूंटे से बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा दिलेर पति पाने के लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। किसी तरह अपनी रुलाई रोककर मैं नीचे उतर आई और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी की घरघराहट से ऊपर उठकर उसकी दूसरी बात चाबुक की तरह हमारे कलेजों को तिलमिला गई। जाते जाते उसने कहा था, चाची, अन्नू ने मुझे राखी बांधी है, सिर्फ इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो आज तुम्हारे दरवाजे खून खराबा होकर रहता। माँ और मैं किसी तरह एक दूसरे को सहारा देती गिरती पड़ती भीतर पहुँची। घर का नज़ारा ही बदला हुआ था। कल जो औरतें दीदी के यहाँ ढोलक कूट रही थी, आज यहाँ विराजमान थी और संयोग की महत्ता पर लेक्चर झाड़ रही थी। दादी बड़े हुलास से भीतर बाहर डोल रही थी। उन्हें देखते ही माँ का शरीर गुस्से से कांपने लगा। माँ हमेशा एक विनयशील बहू की भूमिका निभाती रही थी। 5-5 कन्याओं को जन्म देने का अपराध बोध उन्हें और भी दब्बू बना गया था। पर आज उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसी समय बाबू किसी काम से उधर आ निकले और माँ फट पड़ी। अपने ही भाई की पीठ में छुरा भोंकते शर्म नहीं आई आपको? इतने नीचे उतर आए हैं आप। हमने किसी की पीठ में छुरा नहीं भोंका है, बाबू ने लापरवाही से कहा। जब वह शादी टूट गई तभी हमने बात उठाई है। तो दुनिया में और लड़के नहीं थे? यही घर मिला था तुम्हें मुंह मारने के लिए? देख बहू, उल्टा सीधा बकने की जरूरत नहीं है। 5-5 राक्षसियां रख दी है उसकी छाती पर मूंग तलने के लिए। सबके लिए दान दहेज कहाँ से लाएगा वह? क्या चोरी करेगा? और यह चोरी नहीं तो क्या है? पूरा ट्रक भरकर दान दहेज भेजा है उस देवता ने। रख लो सहेज कर। और अब बिरादरी में जब भी कोई शादी हो, अपने जासूस लेकर पहुंच जाना। अभी तो 4 और बैठी हैं, ऐसे ही पार लगाना उन्हें। लोग तो शायद अब हमारे यहाँ निमंत्रण देते भी डरने लगेंगे। कहते कहते माँ कांपने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरी विदा के समय तक वे उसी तरह अचेत पड़ी रही थी। ससुराल जाते समय माँ से लिपटकर रोने का सुख भी मुझे नहीं मिल सका। अब सोचती हूँ, मैं इतनी जड़ क्यों हो गई थी उस दिन? क्यों नहीं चीख कर मना कर दिया? घर से भाग क्यों नहीं गई मैं? दादी और बाबू पीछे हटने वाले नहीं थे। मैं भाग जाती तो वे निम्मी को आगे कर देते। भगवान की दया से 5 थी हम, पर कम से कम मेरे सिर तो यह पाप ना लगता। क्या वह सिर्फ भय ही था जिसने मेरे पांव बांध दिए थे, या एक मोह था डॉक्टर पति पाने का, बड़े घर की बहू बनने का, जीवन भर भोगी हुई दरिद्रता का मूल्य चुकाने का?
बड़ा घर? हाँ, सचमुच ही बड़ा घर था वह। उस वैभव से चकाचौंध होने लगी थी। कई ऐसी वस्तुएं थीं जो मैंने सिर्फ ताऊ जी के घर देख रखी थी। कई ऐसी चीज़ें भी थीं जो अभी कस्बे वाली उस कोठी में नहीं पहुंच पाई थी। उन्हें देखकर आश्चर्य से भर उठती थी। पर यूं आश्चर्य से भर उठना भी फूहड़पन की श्रेणी में आता था। यह मैंने जल्दी ही जान लिया। जो नहीं जान पाई उसे माँ जी ने समझा दिया। वे सचमुच ममता की मूर्ति थी। उन्होंने या घर के किसी सदस्य ने मुझे कभी यह आभास नहीं होने दिया कि मैं केवल संयोगवश उस घर में आ गई हूँ। मेरी हर कमी को बड़ी चतुराई से ढका जाता था। पहली बार की विदा में जब लौटकर आई थी तो माँ का दिया ढेर सामान मैंने माँ जी को सौंप दिया। माँ जी ने चुपचाप सब कुछ रख लिया। शाम को देखा कि माँ जी सबके बीच बैठकर कपड़े बांट रही है। ननदों को साड़ियाँ, देवरों को शर्ट पीस, नौकरानी को सूती धोती, इनको सूट पीस और अंगूठी। माँ जी के लिए जो साड़ी आई थी वह कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसकी जगह एक भारी सी कामदार साड़ी चमक रही थी। स्टील के बड़े बड़े थाल मिठाई और फलों से भरे अलग रखे हुए थे। इतना रोना आया मुझे। शादी के वक्त तो सब कुछ ताऊ जी ने जुटा दिया। इस बार जो आया बाबू की जेब से खर्च हुआ था। उसके लिए 2 दिन घर में खूब कलह हुई थी। आखिर माँ ने ही झल्लाकर कहा था, तो लड़की के लिए इतना बड़ा घर किस बलबूते पर देखा था। अब क्या हैटी कराओगे उसकी वहाँ। तब कहीं ढंग का कुछ आ पाया था। वह सब लाते हुए मुझे इतना संकोच हो रहा था। जान गई थी कि इस खर्च के कारण अब सुषमा का स्वेटर नहीं बन सकेगा। निम्मो को अपनी चप्पल 2 महीने और चलानी पड़ेगी। विद्योत्तमा और तिलोत्तमा को पुराने यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना पड़ेगा। यह सब सोच सोचकर इतना दुख हो रहा था। उसके बाद पीहर जाने का उत्साह ही जैसे नहीं रहा। सौरभ के जन्म के बाद माँ का बहुत करुण पत्र आया था। दादी भी अपने पर पोते को देखने के लिए तरस रही थी। तब मन मारकर जाना पड़ा था। चलने से 1 दिन पहले माँ जी चुपचाप मेरे कमरे में आई। एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन, एक जोड़ी सोने के छोटे कड़े और नोटों की एक गड्डी मुझे थमाते हुए बोली, इसे सौरभ के नाना की ओर से ही समझना बहू, और सबको यही बताना। जैसे कपड़ों की इच्छा हो तुम ही खरीद लेना। अपने माता पिता को कष्ट मत देना। 4 बाल बच्चों का साथ है उनका। एकदम रुलाई फूट पड़ी मुझे, तो बाहों में भरते हुए बोली, ऐसा ही करना पड़ता है बिटिया। औरत का जन्म ही इसलिए है। सारी उम्र ससुराल और पीहर की लाज ढकते ही बीतती है। कितना ठीक कहती हैं माँ जी। सचमुच सारी उम्र सिर्फ यही करते बीती है। इसीलिए तो माँ के यहाँ आते हुए मन उमंग से भर उठने के बजाय भारी होने लगता है। दूर से विदिशा की बत्तियाँ टिमटिमाने लगी और मेरा मन भागू भागू करने लगा। स्टेशन पर किसी के आने की आशा तो नहीं थी। फिर भी ट्रेन के स्टेशन में प्रवेश करते ही मैंने बाहर झांकना शुरू किया। विद्या और तिलोत्तमा दूर से ही दिखाई दे गई। दोनों दौड़कर मुझसे लिपट गई। बाप रे, कितनी बड़ी लग रही थी दोनों। बाबू उसी अनुपात में बुढ़ा गए थे। आप लोगों को खबर हो गई थी क्या? मैंने उच्छ्वसित स्वर में पूछा। हाँ, सुबह ही तार मिल गया था। और सुषमा क्यों नहीं आई मुझे लेने? मैंने तांगे में बैठते हुए पूछा। वह निम्मो के पास है, बाबू ने बताया। क्यों? वहीं पड़ेगी अब। गुड्डू भी छोटा है और जीजाजी अक्सर टूर पर रहते हैं, इसीलिए छोटी दी उसे ले गई हैं, विद्या ने बताया। घर पहुंचकर भी मन प्रसन्न न हो सका। माँ पहले से भी अधिक थकी हुई उदास लगी। मकान पहले से अधिक जर्जर हो गया था। निम्मो की शादी, दादी का श्राद्ध उसे भीतर बाहर से चरमरा गया था। यह स्पष्ट था। दादी का कमरा और उससे लगा हम लोगों का कमरा किराए पर उठा दिया गया था। अब घर में उतने लोग भी नहीं हैं और इन लोगों से थोड़ी रौनक भी बनी रहती है।
माँ ने एक कमज़ोर सी दलील दी, पर मैं समझ गई कि असली रौनक हर महीने मिलने वाले किराए से है, ना कि किराएदारों से। उस छोटी सी जगह में अजनबी लोगों के बीच मेरा तो दम घुटने लगा। सबसे ज़्यादा क्षोभ तो इस बात का हुआ कि इन लोगों को आए 6 महीने हो गए थे, पर किसी ने मुझे खबर तक नहीं की। पिछले 3 महीनों से सुषमा निरुपमा के पास है, पर उसका भी उल्लेख किसी पत्र में नहीं था। अपने ही लोगों से कैसी कट गई हूँ मैं। रात माँ देर तक मेरे पास बैठी रही और दीदी के घर के विषय में बताती रही। उन्हीं से पता चला कि ताऊ जी का मोतियाबिंब का ऑपरेशन पिछली सर्दियों में हुआ है। निखिल ने एम.टेक करने के बाद अपना वर्कशॉप डाल लिया है। उसके लिए ऊपर की मंजिल पर आधुनिक सज्जा वाले 4 कमरे बनाए गए हैं। फिर दीदी के बारे में बताती रहीं, उनकी नौकरी, सादगी, उनकी व्यवहार कुशलता। फिर भाभी वर के बारे में बताने लगी, वही जो पत्र में लिखा था। मैं चुपचाप सुनती रही। वहाँ जाते डर लगता है माँ, दीदी पता नहीं कैसे पेश आएगी। अरे नहीं, बहुत प्यारी लड़की है वह, माँ ने स्नेह विगलित कंठ से कहा। माँ के आश्वासन के बावजूद रात देर तक जागती रही। भाभी मुलाकात के लिए हिम्मत जुटाती रही। शादी के बाद दीदी से कभी भेंट ही नहीं हुई थी। निम्मो की शादी के समय वे नेपाल गई हुई थी। उससे पहले, हाँ याद आया, सौरभ को लेकर पहली बार आई थी, तब उन्हें देखा था। माँ और दादी का तकाजा था और मुझे भी उन सब से मिलने का मोह तो था ही। 8-10 दिन में ही ऊब गई थी मैं। और इस बीच एक दिन दादी ने बिना किसी से कुछ कहे गीतों का आयोजन कर डाला। लेकिन तब भी यह नहीं सोचा था कि दादी ताऊ जी के यहाँ भी निमंत्रण भेज देंगी। इसीलिए तो जब आंगन में इतनी औरतों के बीच दीदी को आते देखा तो हम सब फत्तर होकर रह गए। अरे, आप लोग चुप क्यों हो गई, गाइए ना, उन्होंने कहा। उनका इतना गंभीर कंठ स्वर पहले कभी नहीं सुना था। हमेशा झरने की तरह खिलखिलाती रहती। मैं कहती भी, दीदी ससुराल में कैसे निभोगी तुम, रोज सास की डांट खाओगी। नीता, तुम नहीं गाओगी, मौसी को तो जरूर गाना पड़ता है, किसी ने कहा। दीदी ने एक बार सबकी ओर देखा, फिर हारमोनियम खींचकर अपना प्रिय कुमार का पद छेड़ दिया। आज नंद के दौरे भीर, इक आवत इक जात विदा है, दर्शन लागी होत अधीर, नंद के दौरे भीर। गाने के बाद उन्होंने सौरभ के हाथों में 21 रुपये और एक सूट रखा, उसे चूमा और माँ से विदा लेकर उसी शांत भाव से लौट गईं। गीत फिर नहीं जमे, बेसुरे ही लगते रहे। रात कितनी देर तक उनका गाया गीत मेरे कानों में गूंजता रहा, खासकर उसकी अंतिम पंक्ति, धन्य जसोमती धन्य शरीर। सच, जैसे सौरभ को जन्म देकर यह शरीर धन्य हो गया, सार्थक हो गया। कैसा लगा होगा दीदी को यह गाते हुए, कैसा लगा होगा सौरभ को देखकर। मुझे आश्चर्य हो रहा था, यहाँ आने का साहस कैसे जुटा लिया उन्होंने। वैसे अच्छा ही हुआ जो भीड़ के बीच में ही हम मिले, अकेले में मिलने से दोनों को ही असुविधा होती। एक लंबा सा मौन हम लोगों के बीच बिछा रहता। वैसे बात तो आज भी उन्होंने मुझसे नहीं की। उन्होंने सुषमा को प्यार किया, निम्मो से कॉलेज के हालचाल पूछे, दादी के स्वास्थ्य के विषय में चिंता प्रकट की। क्या दीदी अंदर ही अंदर मेरे सुख से जलती हैं? और अगर जलती भी हैं तो गलत क्या है? लेकिन ईर्ष्या करने लायक सुख क्या सचमुच मुझे मिला है? बड़ा सा घर, ढेर से कपड़े गहने, विद्वान पति, चांद सा बेटा, क्या यही सुख के मापदंड होते हैं? नहीं तो फिर मुझे और क्या चाहिए? सचमुच क्या चाहिए मुझे? इतने सालों बाद यूँ अकेले ताऊ जी के यहाँ जाना पड़ा, अजीब सा लग रहा था। विद्या ने साथ आना चाहा भी था, पर मैंने ही मना कर दिया। अपमान अगर होता तो मैं अकेली ही झेलूंगी, किसी को साथ में कष्ट क्यों दूं? दरवाज़ा खोलने वाला नौकर शायद नया था।
मुझे ड्राइंग रूम में बैठाकर चला गया। मैं भी किसी अजनबी की तरह वहाँ बैठी हुई तस्वीरें देखती रही। दीदी के आते ही किसी अपरिचित अतिथि की तरह उठ खड़ी हुई। वे क्षण भर तो मुझे विस्मित दृष्टि से देखती रहीं, फिर बोल उठी, अरे अनुपमा हो, फिर बाहर क्यों बैठी हो? अंदर आओ ना। मैं उनके पीछे पीछे भीतर चली आई। कौन है? भीतर वाले बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे ताऊ जी ने प्रश्न किया। इन बीच के वर्षों में वे कितने बदल गए थे, और दीदी भी। अनुपमा आई है, दीदी ने बताया। मैंने पास जाकर ताऊ जी के चरण छुए। उन्होंने स्नेह से मेरी पीठ थपथपाई, मेरे सिर पर हाथ फेरा। बहुत दिनों बाद आई अन्नू, अच्छी तो हो ना? ताऊ जी के मुंह से अन्नू सुनकर भान हुआ कि दीदी तब से बराबर मुझे अनुपमा कहे जा रही हैं। ये इतना लंबा नाम ससुराल में चलता है, इसीलिए पहले मुझे दीदी के मुंह से यह अजीब नहीं लगा था। ताऊ जी के पास बैठकर हम लोगों ने चाय पी। फिर दीदी मुझे लेकर अपने कमरे में चली आईं। खिड़कियों के पर्दे सरकाकर उन्होंने कमरे में प्रकाश किया और पलंग पर बैठते हुए बोली, और सुनाओ अनुपमा, क्या हालचाल है? अगर आपको बार बार अनुपमा ही कहना है तो चलिए ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं। मेरी इस रोषपूर्ण उक्ति पर वे हंस दी, एक सरल शांत स्निग्ध हंसी। बहुत दिन हो गए हैं ना, याद ही नहीं रहता किसको क्या पुकारती थी मैं। अच्छा बताओ, अभी कैसे आई हो? विद्योतमा की शादी वादी हो रही है क्या? नहीं, फिलहाल तो आपकी शादी के लिए आई हूँ, बधाई देने के लिए इतनी धूप में दौड़ी चली आई, पर आपने आते ही मूड खराब कर दिया। पुरानी अन्नू जैसे मुझ पर चढ़ बैठी थी। बधाई किस बात की? शादी की? अरे एक बार हो जाने दो, तब तक के लिए बधाइयाँ मुलतवी रखो। दीदी, क्या आप कभी मुझे माफ़ करेंगी? वे फिर हंसी, वही सरल स्निग्ध हंसी। एक लंबा सा मौन हम दोनों के बीच खींच आया। दीदी ही इसे शायद सह नहीं पाई। उठते हुए बोली, आओ तुम्हें वर महोदय की तस्वीर तो दिखा दें। बहुत बड़े आदमी हैं ना ये, माँ बता रही थी। मैंने फोटो से झांकते गंभीर चेहरे को देखते हुए कृत्रिम उत्साह के साथ कहा, हाँ बड़े तो हैं ही इज रनिंग 43। प्लीज़ दीदी। वे फिर हंसी, हाँ उस लिहाज से भी बड़े हैं। अपने इलाके के सबसे प्रसिद्ध प्रैक्टिशनर हैं। प्रैक्टिस तो खैर जोरदार है ही, इसके अलावा मकान है, दुकान है, बाग है, बगीचे हैं, और चाची ने बताया होगा 2 लड़के भी हैं हाई स्कूल में पढ़ने वाले। वर्णन सुनकर एक झुरझुरी सी हो आई। दीदी की तीक्ष्ण आंखों ने मेरी प्रतिक्रिया भांप ली। बोली, तुम्हें अच्छा नहीं लगा शायद, लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? समय रहते शादी हो जाती तो मेरे भी बच्चे होते कि नहीं? निखिल की बहू के रिश्ते में है ना? मैंने बात बदलने के लिए कहा। हाँ उसके मामा हैं। ये तो बड़ा उटपटांग रिश्ता हो जाएगा। सीधा सरल तो इस जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, क्या करें? एकदम मेरा मन वहाँ से उखड़ गया। उसके बाद दीदी ने निखिल की बहू के फ़ोटो दिखाए, गहने कपड़े दिखाए, उसकी सगाई का एल्बम दिखाया, पर मेरा मन भागू भागू करता रहा। लगा कि जो खाई हम लोगों के बीच आ गई है वह कभी नहीं पट पाएगी। शाम को लौटने लगी तो निखिल ने आवाज़ दी, अन्नू दीदी रुको, मैं छोड़ने चल रहा हूँ। मुझे लगा कि वह गाड़ी निकालेगा। ताऊ जी की बड़ी सी एम्बेसडर तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हाँ दरवाजे पर एक जीप अवश्य खड़ी थी, पर निखिल पैदल ही चल पड़ा। वह इतना बदला बदला सा, इतना अजनबी सा लग रहा था कि साथ चलते संकोच हो रहा था। अन्नू, सड़क पर आते ही उसने कहा, दीदी क्या इस शादी से खुश है? क्या पता, उनके मन की था कौन ले सकता है। बड़ी मुश्किल से राजी हुई हैं। मैं तो सत्याग्रह करके बैठ गया था। फिर पापा ने भी समझाया कि सारी ज़िंदगी मैं तो साथ नहीं दे सकता,
कल को निखिल की बहू का मन कैसा हो जाए क्या पता। फिर किसका मुंह देखकर जियोगी। बड़ी मुश्किल से हाँ की उन्होंने। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप साथ चलती रही। तुम तो आती रहोगी ना रोज? उसने बड़ी आशा से पूछा। मैं? हाँ, तुम आओगी तो दीदी को जरा सहारा हो जाएगा। बेचारी एकदम अकेली पड़ गई हैं इन दिनों। बहुत मुश्किल से हाँ कर पाई मैं। गली तक छोड़कर वह मुड़ने ही को था कि मैंने कहा, घर चलो ना, दीदी के लिए एक चीज़ भेजनी थी। माँ, निखिल आया है मुझे छोड़ने। मैंने भीतर जाकर बताया तो माँ बदहवास सी बाहर दौड़ी आई। अंदर नहीं आएगा बेटा? माँ ने कांपते स्वर में पूछा। आऊँगा चाची, बहू को लेकर तुम्हारे पैर पड़ने जरूर आऊँगा। आज लेकिन माफ़ कर दो, दीदी घर पर अकेली हैं। माँ दूर तक उसे जाता हुआ देखती रही, फिर एकाएक उनके मुंह से निकल पड़ा, दुष्टों ने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। और मेरे कंधे पर सिर रखकर वे सिसक पड़ी। शादी में सिर्फ 4 ही दिन रह गए थे। बिल्कुल सादा समारोह होने को था, फिर भी काम का पहाड़ सा दिखता था। और करने वाला सिर्फ निखिल। उसने मुझे पकड़ लिया था। दिन भर हम लोग लिस्ट बनाते, शॉपिंग करते, मंडप की सज्जा पर, पार्टी के मीनू पर गर्मा गर्म बहस करते। दीदी निर्लिप्त भाव से सारी तैयारी देखती रहती। पिछले कई सालों से घर के हिसाब किताब की वे ही मालकिन थी, इसलिए जहाँ फिजूल खर्ची का आभास होता हाथ रोक लेती। दोनों भाई बहनों में खूब हुज्जत होती। फिर एक दिन तो इतना उखड़ गया निखिल, आपको हमारी फजीहत ही करानी है तो कह दीजिए, मैं सब आइटम कैंसिल कर देता हूँ। गुस्से में आकर दीदी ने चाबियां पटक दी। निखिल बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। यह ठीक रहा। मैंने चाबी का गुच्छा उठाकर कमर में खोस लिया और कहा, आपसे चाबी हथियाने के कई उपायों पर हम लोग विचार कर चुके हैं, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। मेरी इस बात पर सभी हंस पड़े। वातावरण का तनाव एकदम कम हो गया। रोज तो मैं शाम को घर लौट जाती थी, पर शादी के पहले वाली रात मैं वहीं रह गई। मेहंदी लगाने का प्रोग्राम था। दीदी से छिपाकर मैंने मेहंदी घोल रखी थी। डर लग रहा था कि वे मना कर देंगी, पर उन्होंने इतनी निर्लिप्तता से हाथ आगे बढ़ा दिया जैसे उनका नहीं किसी और का हाथ हो। निखिल काफ़ी देर तक बैठकर हमसे गप्पे लगाता रहा। आखिर दीदी ने ही डांटा, चल कर सो जाना अब, सुबह फिर से जल्दी उठना है। देखा अन्नू दीदी, इन्हें कितनी चिंता हो रही है। सुबह 6 की ट्रेन से आने वाले हैं ना वे लोग। शैतान, दीदी ने घूंसा तानकर कहा। निखिल बचने का अभिनय सा करता हुआ भाग गया। उसके जाते ही उस परिहास का कृत्रिम आवरण चीरकर एक मनहूस चुप्पी हम लोगों के बीच आकर बैठ गई। इतने बड़े कमरे में सिर्फ मेरी चूड़ियां खनक रही थी, और वह खनक बड़ी भयानक लग रही थी। कुछ बात कीजिए ना दीदी, यूँ मुंह सीकर मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तू बोल ना कुछ, मैं सुन रही हूँ। क्या बोलूँ? सचमुच मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बोलने के लिए इस तरह के विषय टटोलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बात करने के लिए विषय ही नहीं मिल रहा तुझे? अच्छा, यही बता कि इस समय तुझे कैसा लग रहा है? एक ही दुल्हन को दो दो बार मेहंदी लगाते हुए कैसा अनुभव हो रहा है? मैंने सीख रख दी और मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे, नाराज हो गई? बात तो करने देती नहीं, फिर कहती है कि कुछ बोलो। दीदी, एक बात कहूँ? मैंने गंभीर होकर कहा। कहो। आप अपने मन की सारी कड़वाहट यहीं छोड़ जाइए, नहीं तो ना आप खुश रह पाएंगी, ना किसी को खुश रख पाएंगी। यह क्या इतना सरल है अन्नू? मैं फिर गुमसुम होकर बैठ गई। बड़ी दमघोंटू स्तब्धता थी। शायद दीदी भी उसे सह नहीं पाई। अन्नू, फिर किस सोच में पड़ गई? सोच रही हूँ। वही तो, क्या सोच रही हो?
यही कि पिता के किए की सज़ा बेटी को कब तक भुगतनी होगी। एकदम तन गई दीदी। अन्नू, फिर यह बात कभी मत कहना। जो कुछ हुआ मेरे भाग्य का दोष था। मैं उसके लिए पापा को कभी दोष नहीं दूंगी। अपनी उम्र में उन्होंने जो कुछ किया, कितने हिंदुस्तानी लड़के उतना साहस जुटा पाते हैं? किस दिलेरी से वे जिंदगी भर जमाने से टक्कर लेते रहे हैं। नहीं अन्नू, उनको लेकर मेरे मन में कोई रोष, कोई मलाल नहीं है। विस्मय विमुग्ध होकर मैं उनका यह आवेश देखती रही। उनके कुछ प्रकृतिस्थ होने पर मैंने उनका हाथ फिर अपने हाथ में लेते हुए शांत स्वर में कहा, दीदी, मैं ताऊ जी के लिए नहीं कह रही थी। तब मेरा तात्पर्य बाबू से था। कहते हुए भी शर्म आती है दीदी, पर उस रात रंग में भंग करने वाले बाबू ही थे, बाबू और दादी। मालूम है, मैंने आश्चर्य से सिर उठाकर देखा। कितनी सौम्य लग रही थी दीदी। उसी शांत स्वर में उन्होंने कहा, हमें तभी मालूम हो गया था पापा की शहर में किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। उनका बुरा चाहने वाले यहाँ सिर्फ दो ही व्यक्ति थे। पिछली पीढ़ी का बैर चुकाने का अरमान सिर्फ उन्हीं का हो सकता था। आप ठीक कह रही हैं। सारी जानकारी इकट्ठी करने के लिए बाबू ने इतनी दौड़ धूप की थी। इतनी लगन से तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। खर्च की व्यवस्था दादी पता नहीं कहाँ से करती रही, और माँ बेचारी यही सोचती रही कि मेरे लिए वर जुटाया जा रहा है। वर जुटाया नहीं क्या तुम्हारे लिए? दीदी ने कहा, और हम दोनों हंस दी, एक फीकी सी हंसी। हाँ, बाबू ने बहुत तिकड़म से मेरे लिए सुख का सौदा किया था, परंतु परंतु क्या? तू खुश नहीं है अन्नू? मैंने एक बार उनकी ओर देखा और फिर दृष्टि झुकाते हुए कहा, खुश कैसे हुआ जाता है दीदी? बंगले से, मोटर से, कपड़ों से या गहनों से? क्या उनके जीवन में तीसरा कोई है? दूसरे तीसरे के लिए उनके पास समय ही कहाँ है? वे तो मशीन की तरह रुपये बनाने में लगे हुए हैं। रोज पासबुक में आंकड़े बढ़ते जाते हैं, और मैं सोचती हूँ इतने पैसों का आखिर होगा क्या? दुनिया तो पैसे के पीछे भाग रही है पगली। और तू है कि गरीब घर की लड़की हूँ ना दीदी। इतना ज़्यादा वैभव मुझे सालने लगता है। कभी मेरा मन शांति से उस वैभव का उपभोग नहीं कर पाता। कभी माँ से भी नहीं कहा, दीदी, सिर्फ तुम्ही से यह बात कह रही हूँ। पति की प्रसिद्धि के साथ साथ उनकी हृदय विहीनता की कहानियाँ भी मुझ तक पहुँचती रहती है, और तब मन पता नहीं कैसा हो जाता है। खाना खाती हूँ तो लगता है कि पता नहीं कितने लोगों ने इनकी फीस जुटाने के लिए 2 जून खाना नहीं खाया होगा। तब हर कौर गले में फंसने लगता है। शादी हुई थी ना दीदी, तब बहुत नाज था मुझे कि एक मशहूर डॉक्टर की बहू, एक कुशल सर्जन की पत्नी बनी हूँ मैं। पर अब तो जैसे इस नाम से ही उबकाई आने लगती है। दीदी शांत भाव से सब कुछ सुन रही थी। मेरे चुप होते ही बोली, चुपचाप सहती क्यों हो यह सब? पत्नी होकर भी प्रतिकार नहीं कर सकती? यही तो मुश्किल है दीदी, साहस ही नहीं होता। तुम होती तो शायद कुछ कर सकती। अन्नू, मुश्किल तो यह है कि तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाई कि उस घर में तुम्हारा प्रवेश एक संयोग मात्र है। इसीलिए अपने अधिकारों के प्रति तुम इतनी उदासीन हो। अन्नू, अधिकार कोई तुम्हारी झोली में आकर डाल नहीं जाएगा, उसे खुद हथियाना पड़ता है। दीदी शायद ठीक कह रही थी। सुबह सवेरे शहनाई की मंगल ध्वनि मुझे जगा गई। हड़बड़ाहट उठ बैठी मैं। बाहर निकलते ही ताऊ जी मिल गए। जग आई बिटिया, जल्दी से तैयार होकर जरा मेहमानों की खबर ले लो। आ गए क्या वे लोग? हाँ, कब से ही। मेहमानों से मिलकर फिर जरा नीचे हॉल में भी झांक लेना। निखिल पता नहीं कैसा क्या कर रहा है। जल्दी जल्दी नहा धोकर मैं मकान के नए वाले सूट की ओर भागी। बारात इस बार यहीं ठहराई गई थी।
नीचे हॉल में सारे संस्कार होने थे। छोटी सी बारात थी, 5-7 पुरुष थे और उतनी ही लड़कियां। व्यवस्था तो सब थी ही, मुझे सिर्फ सुपरविजन करना था। 9 बजे माँ भी विद्योत्तमा और तिलोत्तमा को लेकर आ गईं। दीदी के कॉलेज के कुछ सहयोगी भी। तब उस ओर से निश्चिंत होकर मैं दीदी के पास दौड़ी आई। वे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। यह क्या, आप अपने हाथ से चोटी कर रही हैं? तो क्या करूं? मुझे लगा दुल्हन का श्रृंगार करने का तुम्हारा उत्साह उतर गया है। अरे वाह, उतरेगा क्यों? मैं तो अपने जीजाजी को देखने गई थी। सच दीदी, टॉप पर्सनैलिटी हैं। फोटो देखकर तो मूड इतना खराब हो गया था। अच्छे लगे बहुत। बातचीत से ही उनकी विद्वता झलकती है। लेकिन नाम कितना अजीब सा है ना, दयाशंकर। हमें तो आज ही पता चला। ठीक तो है, इतना सार्थक नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। दया करने वाले व्यक्ति का नाम दयाशंकर ही तो होना चाहिए। दीदी प्लीज, मैंने कृत्रिम कोप से आंखें तरेरी। अब जरा 5 मिनट शराफत से बैठ सकती हैं आप? नहीं तो मैं जूड़ा नहीं बना सकूंगी। आपके बाल संवारना हंसी खेल नहीं है। कहने को कह तो गई मैं, पर याद आया कि कभी यही बाल मेरी मुट्ठी में नहीं आते थे। अब ना तो वैसी सघन केस राशि रह गई है, न वह चमक। कहीं कहीं एकाध चांदी का तार भी झलक रहा था। बच्चे आए हैं? थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा। शायद नहीं, दिखाई तो नहीं दिए। सच अन्नू, बहुत प्यारे बच्चे हैं। मम्मी की मृत्यु के बाद निखिल कैसा बेचारा सा लगता था, वैसे ही लगते हैं। सच कह रही हूँ, सिर्फ उन बच्चों को देखकर ही मैंने शादी के लिए हाँ की है। मैं विस्मय विस्फारित नेत्रों से उनका प्रतिबिंब देखती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अन्नू, साकेत का वह गीत याद है? कौन सा? अब वे बासर बीत गए। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं आपकी तरह साहित्यिक नहीं हूँ, मैंने तुनक कर कहा। वे हंस दी, अपनी शांत मधुर हंसी। किंतु बाहर से सौम्य दिखने वाला उनका व्यक्तित्व कितना हठी था, यह मैंने उस दिन जाना। उनकी मेरी बार बार झड़प होती रही। मेरे लाख कहने पर भी उन्होंने लाल साड़ी नहीं पहनी, चेहरे पर चित्रकारी नहीं करने दी, हाथों में फूलों के गजरे लगाने से भी इनकार कर दिया। मैं अब सोड़सी दुल्हन नहीं हूँ अन्नू, शादी के बाद ही माँ बन गई हूँ। मुझे अपनी गरिमा में रहने दो। जूड़े पर वेणी भी लगाएंगी कि नहीं, बता दीजिए। मैं तुनक पड़ी। लगा तो भाई, जूड़ा अब अपना कहाँ रहा, वह तो तुम्हारी कलाकृति बना हुआ है। वे मेरी ओर पीठ करके बैठ गईं। अनुपमा जी, आप चुप क्यों हैं? नाराज हो गई? जी नहीं, बहुत खुश हूँ मैं। आपकी हर बात मुझे आनंद विभोर कर रही है। यही तो मुश्किल है अन्नू। कल तुम्ही ने तो कहा था, मन की सारी कड़वाहट यहीं छोड़ जाऊं। जी कहा था, और ज़रूर कहा था। तब यह नहीं पता था कि आपके मन में नीम का एक पूरा पेड़ उग आया है। एक अजीब सी हंसी हंस दी वे। अन्नू, जिस लड़की की बारात दरवाजे से बिन ब्याहे लौट जाती है, वह उस दंस को जिंदगी भर नहीं भूल पाती है। गजरे के डोरे में गांठ देते देते मेरे हाथ कांप गए। ओह दीदी, क्यों कही यह बात आपने? क्या जिंदगी भर मैं भी इस दंस को भूल पाऊंगी? अन्नू, तुम मेरे बालों में वेणी लगा रही हो तो एक और बात याद आ गई। कौन सी? उस बार शादी से पहले दिल्ली गई थी, मालूम है? एक बार सुबह सुबह बगीचे में डॉक्टर साहब टकरा गए थे, बताया था आपने। मैंने थू गटकते हुए कहा। उन्होंने मेरी वेणी में एक पीला गुलाब लगाया था, यह भी बताया था। मैंने उत्तर नहीं दिया। उस गुलाब को मेरी वेणी में टाकते हुए उन्होंने अपने होंठ धीरे से यहाँ छुआ दिए थे। दीदी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रख दिया। इतने साल हो गए हैं अन्नू,
पर यह इतना भाग अब तक जल रहा है, अब तक, अब तक, अब तक, अब तक। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।